Please like, subscribe and press bell icon for all notification. हमें वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जिसके पावर इस मैट्रिक्स पर करने पर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे ऑर्डर 2 का, यानी कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n क्या होगा कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए ऑर्डर 2 का, यानी कि 1 0 0 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल देख रहे हैं कि π/4 यूज़ किया गया है, इसको लेट कर लेते हैं थीटा ताकि हमें सुविधा रहे। और कुछ रूल्स को हम देख लेते हैं, मैथमेटिक्स के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, ये होता है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और जो दूसरा फार्मूला है वो है कोस ए प्लस बी, तो ये क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये दो फॉर्मूले इस प्रॉब्लम में यूज़ होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं मैट्रिक्स ए मान लेता हूँ और π/4 की जगह थीटा, तो ये मैट्रिक्स हो जाती है कोस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा। इस तरह से ये 2/2 का मैट्रिक्स है। और सबसे पहले क्योंकि मुझे ऐसे पावर देखनी है तो सबसे पहले मैं स्क्वायर करके देखता हूँ इस मैट्रिक्स को इसी से, कोस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, तो पहला एलिमेंट मुझे मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस 2 थीटा। दूसरा एलिमेंट मिलेगा रो वाइज कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। और ये एलिमेंट मुझे मिलेगा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो माइनस साइन 2 थीटा और फिर से ये मिल जाएगा मुझे कोस 2 थीटा। इस तरह से मुझे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये मिल गई है। तो आप यहाँ पर जनरलाइज कर सकते हैं और आपने अपने इंटर कॉलेज में भी इसको स्टडी करा होगा। ए रेज टू द पावर n यहाँ से मिलेगा मुझे कोस n थीटा साइन n थीटा और माइनस साइन थीटा और ये मिलेगा कोस n थीटा। अब ये पावर n करने पर मुझे जो मिल रहा था ये मिल रहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ करेक्ट साइज, यानी कि 1 0 0 1। तो अब मैं दो मैट्रिक्स को कंपेयर करा देता हूँ, यानी इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की हेल्प से या आइडिया से हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलता है कोस n थीटा इक्वल्स टू 1। और कोस का ग्राफ आप जानते हैं कि इवन पाई का जब वो मल्टीपल होता है तो इवन पाई मल्टीपल पर ये 1 वैल्यू देता है। तो हम मान लेते हैं कि एक 2m इवन में कंसिडर कर लिया, जब वो 2m होगा तो n जो है जब वो 2m टाइप का होगा तब हमें वो 1 वैल्यू देगा। तो हम रख देते हैं यहाँ पर कोस n थीटा इक्वल टू कोस 2m पाई, और हम यहाँ पर थीटा की जगह π/4 भी पुट कर देते हैं। तो कोस n π/4 इक्वल टू कोस 2m पाई। यहाँ से आप देख सकते हैं कि n π/4 इक्वल टू 2m पाई, और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता है। n का वैल्यू जो आता है वो 8m आता है। अब आप कोस के ग्राफ से यहाँ पर ये आइडिया निकाल सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो 1 वैल्यू कहाँ पर देता है। तो m का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो जब m का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये n इक्वल्स टू 0 आएगा, और 1 रखेंगे तो 8 आएगा। क्योंकि हमसे लीस्ट पूछा गया था इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट। यहाँ पर एक फंक्शन एफ एक्स डिफाइन किया गया है जो 0 से एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर जी टी डी टी इस तरह से दे रखा है। और जी जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो हमें बताना है एफ प्राइम एक्स क्या होगा। तो एफ प्राइम एक्स का मतलब हुआ हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा, और इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपको लेबनिज रूल को यूज करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल को चेंज करना होगा अपर लिमिट से। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर टी की जगह एक्स ले लेगा,
तो यहाँ से GT ये हो जाएगा और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव यानी कि 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये फाइनली हमारा 0 हो जाएगा, ये टर्म हमारी 0 हो गई। माइनस सेम वर्क करेंगे लोअर लिमिट के लिए और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, तो लोअर लिमिट 0 है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो एंटायर टर्म जो होगी वो 0 को चली जाएगी। प्लस ये इंटीग्रल होगा 0 से x पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जो यहाँ पर विद लिमिट में, इंटीग्रल की लिमिट में होता है उसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, और एक्स स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर जी टी डी टी हमें ये लिखना होगा। तो यहाँ से एफ प्राइम एक्स जो इक्वल है वो किसके है, फाइनली लास्ट टर्म के, यानी कि 0 से x 2x जी टी डी टी, और इसको मैं लिख सकता हूँ, 2x 0 से x जी टी डी टी। इस हिसाब से मेरा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लेट y1x और y2x लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, और p और q जो यूज किए गए हैं वो सिंगल वेरिएबल x का कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इंटरवल i पर, और y3 एक अनदर फंक्शन है जो y1 और y2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर जो a और b ये यूज किए गए हैं इसको आप कांस्टेंट रीड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ही y4 एक अनदर फंक्शन लिया गया है जो y1 और y2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और इसमें जो यूज किए गए हैं सी और डी ये भी आपके कांस्टेंट हैं। तो हमें ये बताना है कि ये y3 और y4 जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे कब, यानी कि इनके जो कॉफिशिएंट है इसमें जो यूज किए गए हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसमें क्या रिलेशन होना चाहिए ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें लीनियर अलजेब्रा में अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स होते थे कि लीनियरली डिपेंडेंसी आपको चेक करने होता था, सपोज करो एक इक्वेशन है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू इक्वल टू अनदर कांस्टेंट सपोज सी, और इसको ले लेते हैं डी एक्स वन प्लस ई एक्स टू इक्वल टू एफ। अगर इस तरह से इक्वेशन होती थी तो हम क्या करते थे, इसके लिए ऑगमेंटेड, या अगर सपोज करो ये जीरो है राइट हैंड साइड, तो हम क्या करते थे इसके लिए एक मैट्रिक्स लेते थे और उसका डिटर्मिनेंट चेक करते थे, यानी कि ए बी सी डी ये कॉफिशिएंट मैट्रिक्स लेते थे हम, और अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाता था तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते थे, अगर नॉट इक्वल टू जीरो होता था तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सेम वर्क हम यहाँ भी करेंगे। तो जो y3 हमें यहाँ पर दिया है जो फंक्शन है x का a y1 x प्लस b y2 x, और जो एक दूसरा फंक्शन y4 है वो दिया गया है c y1 x प्लस d y2 x। अगर हमें चेक करना है कि ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है तो ए बी सी डी में क्या रिलेशन होगा, तो हम एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं जिसको हम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बोलेंगे ए बी सी डी, और कहा है फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंस, तो दिस इस मैट्रिक्स का या इस डिटर्मिनेंट, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसको एक्सपेंड करने पर हमें मिलेगा ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां से हमें पता चलता है ए डी नॉट इक्वल टू बी सी। अभी देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ए डी नॉट इक्वल टू बी सी ऑप्शन सी दे रहा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। लेट टी r cube to r cube be a linear transformation such that t this one equal to this and this, the dimension of the vector space is spanned by all the given eigenvectors of t। हमें डायमेंशन निकालनी है आइगन वेक्टर की जो आइगन वेक्टर से स्पैन होते हैं, उस वेक्टर स्पेस की आइगन, यानी कि आइगन स्पेस की हमें डायमेंशन बतानी है आइगन वेक्टर स्पेस का। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक गिवन है 1 2 3 -1 2 -1 और 1 5 0, इसको मैं एक सेट में इसको कॉल करता हूँ स्क्रिप्ट बी इक्वल टू 1 2 3, इसको मैंने ऐसे ही रो वाइज लिखा वेक्टर्स को, और सेकंड है 1 5 0, और थर्ड है -1 2 -1,
ये एक सेट मैंने बी स्क्रिप्ट बी कॉल किया इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी वेक्टर 1 2 3 और 1 5 0, ये दो वेक्टर हैं। मैं कोई सा भी एक स्केलर सी ले लूं तो ऐसा कोई भी सी एग्जिस्ट नहीं करेगा कि यहाँ पर 5 आ जाए और 0 आ जाए। यानी कि आप सी कुछ भी चूज कर लीजिए, आप किसी भी तरह से यहाँ पर 2 या 3 नहीं ला सकते। यानी कि ऐसा कोई भी स्केलर नहीं एग्जिस्ट करता जो इसको मल्टीप्लाई करने के यानी कि एक दूसरे का मल्टीपल हो जाए। ऐसे ही आप दूसरा कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं। तो ये जो आपका स्क्रिप्ट बी सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर आप ऐसे चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप इससे आसानी से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसीडर करें, या इन तीनों वेक्टर्स को रो वाइज या कॉलम वाइज एक उसमें रखें। तो मैं इसको कॉलम वाइज रख लेता हूँ, 1 5 0 और -1 2 -1, इस तरह से मैट्रिक्स में रखा और इसकी रैंक चेक कर लीजिए। रैंक अगर 3 होगी तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लिखता हूँ। तो ये 0 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराया माइनस कराया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराया माइनस कराया 0, 3 से मल्टीप्लाई कराया माइनस कराया, 3 से मल्टीप्लाई कराया माइनस कराया, और 3 से मल्टीप्लाई कराया और माइनस कराया 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं इन दोनों को लास्ट 2 को ऐड कर दूंगा तो 1 1 -1 0 3 0 0 0, और यहाँ पर ऐड किया ये 2। तो आप देख सकते हैं इसकी जो रैंक है, हो सकता है यहाँ पर एलिमेंट्स में कुछ मिस्टेक हो, लेकिन रैंक जो है अगर इसको मैं मैट्रिक्स से कॉल कर दूं या जो भी है, तो मैट्रिक्स रैंक ऑफ बी जो आपकी मिल रही है वो मुझे आपका 3 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्क्रिप्ट बी सेट जिसको मैंने बोला है स्क्रिप्ट बी, यानी कि इसकी स्टाइलिस्ट है थोड़ी। तो यहाँ पर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और इसमें इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और 3 ही इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है। तो ये आपका बेसिस हो जाएगा। यानी कि 3 जितना आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और वो अगर डायमेंशन के इक्वल हो जाए तो वो आपका बेसिस फॉर्म कर जाता है। तो इस ये जो स्क्रिप्ट बी है इसको मैं बेसिस कह सकता हूँ। और जो ये यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए हैं, सपोज करो मैं इसको ए बी सी अगर कॉल कर देता हूँ कन्वीनियंसी के लिए, तो यहाँ पर टी ए जो इमेज है वो खुद का ही है, और टी बी जो इमेज है यहाँ पर 1 5 0, तो 2 10 0, यानी कि डबल है इसका। और टी सी जो है वो आपका 3 टाइम्स सी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए 2 बी और 2 सी। अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं, यानी कि अगर मैं इसको इस बेसिस के एलिमेंट्स में लिखूं, तो इसको मैं कैसे लिख पाऊंगा? ए टाइम्स जो यहाँ पर है 1 टाइम्स आपका हो जाएगा ए प्लस 0 टाइम्स बी प्लस 0 टाइम्स सी। ऐसे इसको लिख पाऊंगा मैं 0 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी प्लस 0 टाइम्स सी, और यहाँ पर मैं लिख पाऊंगा 0 टाइम्स ए प्लस 0 टाइम्स बी प्लस 3 टाइम्स सी। तो इसको अगर ये जो कॉफिशिएंट है अगर मैं इससे इसका मैट्रिक्स बना लेता हूँ तो ये होगा 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ये मैट्रिक्स नोटेशन आ गया है मेरा टी के लिए। तो टी के लिए मैंने जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो मेरा ये आ गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स, ये एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, और इसके जो आइगन वैल्यूज हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3। सारे के सारे आइगन वैल्यूज डिफरेंट हैं और नॉन जीरो हैं, नॉन जीरो डिफरेंट और नॉन जीरो। तो इनके जो रेस्पेक्ट में या करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होंगे वो भी नॉन जीरो और डिफरेंट होंगे। तो नॉन जीरो और डिफरेंट होंगे तो 3 होंगे, 3 इंडिपेंडेंट, क्योंकि डिफरेंट हैं और नॉन जीरो हैं। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंट हैं तो वो एक दूसरे का मल्टीपल नहीं होंगे, अदरवाइज वो डिपेंडेंट हो जाएंगे।
तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है द आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसकी रीजनिंग क्या है, क्योंकि आपके जो आइगन वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हैं। आप इसको यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में आप आइगन वेक्टर्स निकालें और फिर देख सकते हैं कि वो आइगन वेक्टर इसी तरह से मैट्रिक्स में रखें उसको, और चेक कर लीजिए कि उसके जो रैंक है वो 3 है या नहीं है। तो जो आपका आइगन वेक्टर से स्पेस जनरेट हो रहा था उसकी जो डायमेंशन है वो 3 होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ट्रू। यहाँ पर हमें दो सीक्वेंस ए एन और बी एन दे रखी है और ए वन का फर्स्ट टर्म 1 है और ए एन के अपकमिंग टर्म्स को हम निकाल सकते हैं। ए एन प्लस माइनस वन रेज टू द पावर एन 1/2 की पावर n से। यहाँ से अगर मैं a2 निकालता हूँ तो मैं उसको लिख सकता हूँ a1 प्लस माइनस वन रेज टू द पावर 1/2। इसकी वैल्यू अगर मैं a1 की रख देता हूँ 1 प्लस माइनस 1/2 यानी कि 1 माइनस 1/2। यहाँ से a2 का वैल्यू आ गया है। इसी तरह मैं a3 की वैल्यू निकालता हूँ। a3 को मैं लिख सकता हूँ a2 प्लस माइनस वन स्क्वेयर 1/2 के पावर 2 और इसका वैल्यू होगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4। फिर a4 का वैल्यू निकालता हूं मैं तो वो होगा a3 माइनस 1/2 के पावर 3 और a3 का वैल्यू है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8। इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ अपकमिंग सारी टर्म्स की। तो मैं ए एन प्लस वन की अगर वैल्यू निकालता हूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस इसी तरह से मैं लिखूंगा इसको 1/16 और ये आगे प्रोसीड होता जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ए एन की लिमिट चेक करना चाहता हूँ, ए एन की चेक करूँ या ए एन प्लस वन की चेक करूँ, क्योंकि एक टर्म्स जोड़ने या घटाने पर सीक्वेंस की कन्वर्जेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी लिमिट निकालता हूँ तो मुझको, क्योंकि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इसका जो सम है उसको हम देख सकते हैं a अपॉन 1 माइनस आर से और यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस हाफ, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज का जो कॉमन रेशियो है वो माइनस हाफ है और यहाँ से मुझको मिलता है 2/3, यानी कि ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ए एन कन्वर्स करती है इसका इस तरह से और ये एक नॉन जीरो नंबर पर कन्वर्स कर रही है। बी एन की कन्वर्जेंस हम देखते हैं कि बी एन का कन्वर्जेंस क्या है। तो बी एन हमारी डिफाइन की गई है इस तरह से 2 टाइम्स ए एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन ए एन। तो मैं यहाँ पर ए एन प्लस वन का वैल्यू रख देता हूँ जो कि है ए एन प्लस माइनस वन रेज टू द पावर एन इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस एन माइनस ए एन अपॉन ए एन। और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करने से करके लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 माइनस वन की पावर एन अपॉन 2 रेज टू द पावर एन इंटू ए एन। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ और यहाँ से इसको भी मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 1 प्लस माइनस वन रेज टू द पावर एन अपॉन 2 रेज टू द पावर एन माइनस वन ए एन। अगर मुझे बी एन की लिमिट चेक करनी है, लिमिट ऑफ बी एन इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट ऑफ 1 प्लस माइनस वन रेज टू द पावर एन अपॉन 2 रेज टू द पावर एन माइनस वन ए एन। और हम जानते हैं कि लिमिट 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर एन आपकी 0 को टेंस करती है। तो यहाँ से इसकी जो लिमिट है वो 0 को टेंस कर रही है 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर एन माइनस वन की। तो फाइनली ये 0 को टेंस हो जाएगा तो लिमिट 1 प्लस 0, यानी कि बी एन भी आपकी कन्वर्जेंट है और ए एन भी आपकी कन्वर्जेंट है। बी एन और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो कॉची होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को देखते हैं, ए एन कन्वर्जेस टू अ नॉन जीरो नंबर क्योंकि वो 2/3 को कन्वर्ट्स कर रहा था और बी एन भी कन्वर्ट्स करती है इसलिए बी एन कॉची है। तो ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाएगा।
फंक्शन दे रखा है जो रियल वैल्यूड फंक्शन है और ओपन इंटरवल -1 से 1 पर डिफाइन है। एफ एक्स इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, और ये ट्रू है जब एक्स आपका 0 नहीं है और एफ 0 की वैल्यू 2 दे रखी है। यहाँ पर फंक्शन का टेलर एक्सपेंशन दे रखा है, यानी कि एफ एक्स को हम लिख सकते हैं समेसन ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, और एन जो वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनिटी तक, और ये ट्रू है सभी x के लिए जो -1 और 1 इस इंटरवल में आते हैं। तो हमें बतानी है समेसन ए टू एन प्लस 1 का सम कितना होगा, जो कि 0 से n तक जाता है। तो इसका सम निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं आखिर ये है क्या। तो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, इसके समेसन को एक्सपेंड करता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस एंड सो ऑन, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑड ऑड AIs हैं, यानी कि जिन जिन आई की वैल्यूज ऑड नंबर है वो वाले यहाँ पर AI हैं। अब यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करते हैं एफ एक्स को, तो मैं एफ एक्स को लिख सकता हूँ ए नोट एक्स रेज टू द पावर 0 यानी कि 1 यहाँ पर, और अगली जो टर्म होगी वो 1 पुट करने पर, यानी कि a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉफिशिएंट चाहिए और वेरिएबल को हटाना है, तो ऐसी दो रियल वैल्यू हैं जो इस काम को कर सकते हैं। एक तो 1 x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1। -1 से सिर्फ साइन में चेंजेस आएगा, लेकिन x एक तरह से डिसअपियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर f1 की वैल्यू देखता हूँ, यहाँ पर f1 क्या आएगा, ये आएगा a नोट प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन। और ऐसे ही अगर मैं -1 पर वैल्यू देखता हूँ f-1, तो वो मुझको क्या मिलेगा, a नोट माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 माइनस a5 और एंड सो ऑन। अब यहाँ से अगर मैं जो गिवन एक्सप्रेशन था एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, यहाँ से अगर मैं f1 की वैल्यू निकालता हूँ, तो वो मुझे क्या मिलेगी, वो मुझको मिलेगी 1 अपॉन 1 माइनस कोस 1, और f-1 की वैल्यू निकालता हूँ क्योंकि कोस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो सेम मिलेगी, यानी कि f1 और f2 की वैल्यू सेम है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देता हूँ, और सब्ट्रैक्ट इसलिए करा रहा हूँ ताकि मेरे ये वाले कट जाएं, तो ये मेरे माइनस हो जाएंगे और ये प्लस, ये भी प्लस, यानी कि 2 टाइम्स a1 प्लस 2 टाइम्स a3 प्लस 2 टाइम्स a5 एंड सो ऑन। और यहाँ पर वैल्यू 0 हो गई है क्योंकि f1 और f-1 सेम है। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा a1 प्लस a3 प्लस a5 एंड सो ऑन। तो जो हमसे पूछा गया था, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूछा गया था उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई है, 0 के, यानी कि ऑप्शन ए ट्रू होगा। y1 और y2 जो कि फंक्शन है x के ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन इंटरवल i पर, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मतलब ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और y1 और y2 उसके सॉल्यूशन है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें बताना है कि y1 क्या है, इन 4 ऑप्शंस में से या सजेशन में से हमें करेक्ट सजेशन को चूज करना है। तो सबसे पहले जो कि फंक्शन है, अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कि है dy1 अपॉन dx माइनस y1 माइनस y2 इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x, और सेकेंड इक्वेशन है 2 टाइम्स y1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx माइनस 6 टाइम्स y1 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगाते हैं, तो यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल और उसके कॉफिशिएंट, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट हमें नहीं मिलेंगे, यानी कि हम चाहते हैं कि सिंगल वेरिएबल, सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल कॉफिशिएंट मिले, जबकि हमें एलिमिनेशन मेथड लगाने से ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट वाली, उसी को हम डिफरेंशिएट करा देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कराता हूँ, तो मुझे मिलेगा d2y1 अपॉन dx2
माइनस डी वाई वन अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स। अब यहाँ पर जो हमें मिला है डी वाई टू, वो हम इस इक्वेशन से इसमें यूज कर लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी टू वाई वन अपॉन डी एक्स टू माइनस डी वाई वन अपॉन डी एक्स माइनस, यहाँ से मैं यूज करूंगा 6y1 माइनस 2 डी वाई वन अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी डी टू वाई वन अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई वन अपॉन डी एक्स माइनस 6y1 इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स। अब ये एंटायर इक्वेशन जो है y1 और इसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में है। अब मैं इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकता हूँ और इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए मैं कैपिटल डी को यूज करूंगा डिफरेंशियल ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स के लिए। तो मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस डी माइनस 6 आउटसाइड y1 इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स। इसके लिए मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ m। तो m स्क्वेयर प्लस m माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और इसके जो मुझे रूट मिलेंगे वो मिलेंगे 2 और माइनस 3। हमारे पास दोनों ही रूट रियल हैं तो हम इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा c1 e रेज टू द पावर 2x प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस 3x। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड 0 के इक्वल नहीं है तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, एक्चुअली जो राइट हैंड साइड है वो उसको हम x मान लेते हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ x वो है e रेज टू द पावर ax टाइप का। और जब इस टाइप का होता है तो हमारा जो pi हो जाता है 1 अपॉन एफ डी, और यहाँ पर x कंडीशन है कि इस d को रिप्लेस करते हैं हम a से, और एफ ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज 1 अपॉन एफ ए डिफाइंड नहीं होगा। तो अब मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो मुझे मिल ही गया है। तो इसका होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वेयर प्लस डी माइनस 6 और यहाँ पर e रेज टू द पावर x और d को मैं रिप्लेस करूंगा 1 से, क्योंकि यहाँ पर a का वैल्यू 1 है। तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर x अपॉन माइनस 4 या e रेज टू द पावर x अपॉन 4। अब मेरा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई, यानी कि c1 e रेज टू द पावर 2x प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस 3x माइनस e रेज टू द पावर x अपॉन 4। कौन से गिवन ऑप्शन से ये मैच कर रहा है ये हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी से मैच कर रहा है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। Let f and g be continuous function on R such that fx equal to integration from 0 to x gt dt and gx equal to integral from x to 0 ft dt plus 1, then fx square plus gx square equal to what। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ये आखिर वैल्यू क्या होगा। तो आपको जो ये प्रॉब्लम गिवन है, इस टाइप के प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको एक fx डिफाइन किया गया है और उसी तरह आपको gx भी डिफाइन किया गया है, लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो तो fx की चाहिए और fx आपको डिफाइन किया गया है 0 से x gt dt, यानी कि अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और डिफ्रेंशिएट करने पर क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रल है यहाँ से आपको gx मिल जाएगा और ऐसे ही जो आपको gx डिफाइन किया गया है
जो x से 0 एफ टी डी टी प्लस 1, यहाँ से आपको एक फंक्शन एफ टी आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करा दो तो आपको एफ एक्स और जी एक्स आपको मिल सकता है, और फिर उसका स्क्वायर करने पर हमें जो पूछा गया है डिजायर्ड रिजल्ट उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें जो एफ एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स जी टी डी टी, इसमें मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स, लेबनिज रूल हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो जहां टी आया है उसको अपर लिमिट से चेंज करेंगे और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस सेम वर्क करेंगे हम लोअर लिमिट के, और लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है तो 0 का डेरिवेटिव 0, तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट ही हो जाएगी। तो यहाँ से आपको मिला एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स। ऐसे ही अब जो आपको दूसरा ये है, इसको एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स, इसको आप बोल दीजिए P1, इक्वेशन P1, और इसको भी मैं डिफ्रेंशिएट करा रहा हूँ। तो जी डैश एक्स इक्वल टू एफ 0 और 0 का डेरिवेटिव 0, तो ये टर्म तो फाइनली 0 हो जाएगी, माइनस एफ एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1, और जब 1 का करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से मिला जी डैश एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, इसको आप कॉल कर दीजिए P2। अब आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से मिल गया है एफ एक्स और जी एक्स। तो हम इसको कुछ, इसमें मैं दोनों को पहले एक साथ लिख लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स, ये हमें मिला था P1 इक्वेशन। क्योंकि हमें जो चाहिए, हमें चाहिए एफ एक्स स्क्वेयर प्लस जी एक्स स्क्वेयर का वैल्यू। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें राइट साइड में एफ एक्स है तो इसको मैं जी एक्स से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, और इसमें राइट में जी एक्स है तो मैं इसको एफ एक्स से मल्टीप्लाई करा देता हूँ थ्रू आउट। तो ये क्या होगा, दोनों को सम करने पर राइट साइड मेरा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स, और ये हो जाएगा जी एक्स प्लस एफ एक्स और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन को मैंने पहले मल्टीप्लाई कराया और फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो मैंने इकट्ठे ऑपरेशन लगा दिए हैं इसमें। अब आप देखिए अगर कुछ इस तरह से लिखा होता है एक्स डी एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, एक्स स्क्वेयर ये हो जाता है। तो सेम यहाँ पर करेंगे, हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं इसको। ये जो इक्वेशन हमें, इसको मैं P3 कॉल कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन को जब हम करेंगे तो ये मिलेगा जी एक्स का स्क्वेयर प्लस एफ एक्स का स्क्वेयर इक्वल टू 0। जो आप सोच रहे हैं डिवाइडेड बाय 2 नहीं लिखा, वो फाइनली राइट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसको मैं C बोल देता हूँ, क्योंकि जब हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कराएंगे तो C आएगा। तो अब हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गिवन डेटा था, यहाँ से एफ एक्स अगर मैं इसमें 0 पुट कर दूं यहाँ पर, अगर मैं इसमें 0 पुट कर दूं यहाँ पर, तो ये f0 हो जाएगा, और f0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 टू 0 इंटीग्रेशन यानी कि 0, और ऐसे ही इसमें मैं g0 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू 0 ये 0 हो जाएगा इतना वैल्यू, और जो बचेगा वो 1 बचेगा। तो g0 क्या मिला, 1। तो f0 0 और g0 1। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 0 पर इसका वैल्यू, तो f0 0 देता है और g0 1 वैल्यू देता है, तो 1 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर इक्वल टू c। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि c इक्वल टू 1। तो ये हमें एक वैल्यू मिल गई है जो 0 से, कि c का वैल्यू 0 है, सॉरी c का वैल्यू 1 है। तो अब हमें राइट साइड में जो दिया गया था gx, मैं यूज कर रहा हूँ c का वैल्यू जी एक्स स्क्वेयर प्लस एफ एक्स स्क्वेयर इक्वल टू सी, सी की जगह क्या हो गया 1। तो हमसे यही पूछा गया था कि एफ एक्स स्क्वेयर
प्लस जी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू व्हाट, तो इसका जो वैल्यू है वो 1 है, और x आपका कुछ भी हो, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, सभी के लिए ट्रू है। रैंडम x लेके हमने इस पर वर्कआउट करा है।